देखो क्वेश्चन बैंक लेते हैं। अभी 11th क्लास में फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, यूनिट एंड डायमेंशन, इसका चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। एरर तक कुछ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वो थोड़ा सा बाकी है, वो देखना है। बाकी सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिल्कुल होनी चाहिए। भारत में मान रहे, अमेरिका में नहीं मान रहे तो ऐसा बात नहीं चलेगा। मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि वेरी कर रही हो, कभी इधर बदल गई उधर बदल गई, कभी मान लो ग्राउंड फ्लोर पे लिया तो कुछ अलग है, पांचवी मंजिल पे चली गई तो कुछ अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, है ना। सुटेबल होनी चाहिए साइज में और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के बाद में कोई हम वैल्यू मेजर कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए डी। ठीक है, एक यूनिट के पास। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या होगा, फटाफट निकालो। क्या एंगुलर मोमेंटम क्या था? कौन सा? ml/t-1 है, याद है, करवाया था वैसे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताओ, इसमें क्या आंसर होगा कि इफ द सी एंड आर डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी आर इज। सी आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सी आर एक क्या होती है क्वांटिटी, टाइम कांस्टेंट होता है ये, जो टाइम के इनवर्सली होता है वैसे। सी और आर, सी आर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हम्म इसका जो देखो वैल्यू है ना, ये ध्यान रखना, ये आप 12th क्लास में सी आर जो बराबर होता है टॉ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो कंबाइंड सर्किट होता है, उनके लिए ये काम में लिया जाता है। और सी आर इक्वल टू टॉ, ये क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। वैसे आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो। कैपेसिटेंस का यूनिट, कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिख के, रेजिस्टेंस का डायमेंशन यूनिट लिख के, तो वो जो यूनिट आएगी वो टाइम की ही यूनिट आएगी, यानी कि m0l0t1 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आया समझ में ये सवाल? आगे देखो, कन्वर्ट 50 मीटर पर सेकेंड इन सीजीएस यूनिट। अभी एमकेएस में दे रखी है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो फटाफट। सीजीएस में मीटर को किसमें बदलोगे? सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा आंसर? सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर, मैंने बताया था इसको क्या लेना है, 1 मीटर 1 सेकेंड, इस तरह से ट्रीट करना है। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ या फिर 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा फटाफट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कन्वर्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन एमकेएस। ये सीजीएस में दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको एमकेएस में बदलिए। बताओ कितना आंसर आएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को। करो, ये तो चैप्टर पढ़ा है तुमने। सॉल्व कर सॉल्व कर। 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 10⁻³ केजी के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻² मीटर के बराबर होता है। बस ये चीजें इसमें वैल्यू में रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जो भी यूनिट के अंदर वैल्यू होती है उसको 1 मान के सॉल्व करना होता है। तो 5 ग्राम, 5 इंटू उसको क्या लेना है, 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की तरह ट्रीट करना है। तो ये जाएगा 5
इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम को लिख देंगे 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻² का होल क्यूब हो जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। -6 ऊपर जाएगा तो +3 रह जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5000 kg पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो 5000 kg पर मीटर क्यूब आंसर आ गया। समझ में आई बात? ये बताया 1 ग्राम 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 10⁻³ kg। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ए एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ये तो किया था अपन ने, कर रखा ना, क्लास नोट्स का सवाल है। इफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ देम। देखो ये थोड़ा सवाल अलग सा है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। हमने क्या माना? लेंथ को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर टेकन एज फंडामेंटल quantities then find the dimension of time in terms of them। जैसे मास को मान लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे तो अपन किसको मानते हैं? मास को मानते हैं। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, मास को नहीं मानते हुए हमने क्या ले लिया? लेंथ को तो ले रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह, जो लेंथ है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ले रहे हैं। और किसको ले रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हो गया लेंथ एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया मान लो जी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसका मास और लेंथ के टर्म्स में डायमेंशन क्या होता है? मास के टर्म्स में तो नहीं होता, लेंथ के टर्म्स में क्या होता है? लेंथ, जैसे जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का तो हो गया एल, है ना, तो ये क्या हो गया? LT-2 हो गया ना। अब हमें टाइम का डायमेंशन निकालना है। देखो टाइम का डायमेंशन किसके टर्म्स में? एल और जी के टर्म्स में। तो टी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? जो इधर टी को डिवाइड करता था जी को, तो 1/T-2 बराबर आ जाएगा एल अपॉन जी के। तो जो टी स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा एल टाइम्स G-1 के। 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल की पावर तो हाफ और जी की पावर -हाफ। ये आंसर हो गया। समझ में आया बात? तो ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा लेंथ एंड जी के टर्म्स में। समझ में आई बात? हमें जी को क्या मानना है? फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह मानना है ना। तो लेंथ का तो हो गया एल, लेकिन जी का क्या हो गया? LT-2 होता है फॉर्मूला डायमेंशनल, तो टी क्या हो जाएगा? जी अपॉन एल का रूट, यानी एल अपॉन जी का रूट, वैसे तो उस तरह से आ जाएगा, एल का पावर हाफ, जी का पावर -हाफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज 2 मीटर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कोई नया यूनिट सिस्टम बनाया जिसमें एक्सेलरेशन का जो 1 वैल्यू है ना उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहे हैं, और जो लेंथ का 1 वैल्यू उसको 2 मीटर मान रहे हैं। तो यूनिट ऑफ टाइम इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा? इस नए यूनिट सिस्टम में टाइम क्या वैल्यू क्या होगा, मतलब टाइम का यूनिट क्या होगा, यूनिट वैल्यू क्या होगा? अभी हमने क्या किया है, लेंथ को 1 मीटर अपन यूनिट मानते थे, उस 1 मीटर की जगह क्या मान लिया? 2 मीटर मान लिया। और हमने एक्सेलरेशन जो है उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एज ए यूनिट वैल्यू मान लिया। तो इस नए सिस्टम में टाइम का यूनिट वैल्यू किसके बराबर होगा? समझ में आई बात? अब देखो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाता है ना, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर किसके होता है? 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है ही नहीं होता। ठीक है,
यानी कि जो टाइम है अपना, टाइम वो तो किसके बराबर आ जाएगा, रूट में एल अपॉन जी के बराबर आ जाएगा, इस तरह से आएगा टाइम। तो टाइम का यूनिट निकालना है अब, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा रूट में लेंथ अगर 1 मीटर होता और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी क्या होता अपना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, तो इसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती, 1 पर सेकंड स्क्वायर आती। लेकिन हमें क्या करना है, लेंथ को तो क्या लेना है, 2 मीटर एज ए यूनिट वैल्यू लेना है, और जी को क्या लेना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज ए यूनिट वैल्यू लेना है। तो ये क्या वैल्यू आएगी देखो, ये आएगी रूट में 2/5 सेकंड। ठीक है, तो रूट में 2/5 सेकंड क्या होगा, अब ये टाइम का यूनिट वैल्यू कहलाएगा। समझ आया बात, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट वैल्यू ले रहे हैं अपन एज ए एक्सेलरेशन की, 2 मीटर लेंथ की यूनिट वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारा जो टाइम उसकी नई यूनिट वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी रूट 2/5 सेकंड। ठीक है, ऐसे करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से ये करना है सब। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एनर्जी ई, और ये सब दे रखा है। सवाल है एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो मास, लेंथ और टाइम की जगह हमने क्या माना, एनर्जी ई। ई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t होता है ना, फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा एनर्जी, ml/t - 2। ये तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी का कितना हो गया, LT - 1 हो गया, और टाइम का तो टाइम टी रहता ही है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन जो टी होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एक्चुअल में डायमेंशन तो क्या हो जाएगा, ml0t - 2 आ जाएगा ना। लेकिन हमें जो डायमेंशन फॉर्मूला बताना है वो एनर्जी के और वेलोसिटी के टर्म्स में बताना है, बताना नहीं बताना। तो हमें देखो क्या चाहिए, एनर्जी के लिए ऊपर L2 हो जाए तो एनर्जी का एक्सपेंशन बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो एनर्जी का एक्सपेंशन एक्सप्रेशन बनाने के लिए देखो टी की जो डायमेंशन है उसमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। इसको एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है तो ml/t - 2, और नीचे मैंने L2 का किया, तो ये पूरी डायमेंशन किसकी आ गई, एनर्जी की आ गई ना। अब इस LT - L2 को हमें वेलोसिटी वाले में चेंज करना हो, तो देखो L का वेलोसिटी में चेंज करने के लिए क्या होगा, L की डायमेंशन, L बराबर क्या हो जाएगा, क्या V/T करेंगे तो T ऊपर जाएगा, तो क्या V/T नहीं हो जाएगा। L की डायमेंशन वेलोसिटी और टाइम के ये क्या हो जाएगी, V/T। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा E का डायमेंशन, ठीक है, और L स्क्वायर क्या हो जाएगा, V/T का होल स्क्वायर। तो जो T का डायमेंशन आने वाला है, सॉरी सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आने वाला है, ये किसका डायमेंशन चल रहा है, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ जाएगा, ई का तो 1 रहेगा, वी का -2 और टी का -2 रहेगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, हाँ कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया सवाल। हम क्या कर रहे हैं अब, एनर्जी और वेलोसिटी को क्या मान रहे हैं, नया फंडामेंटल यूनिट्स की तरह, क्वांटिटीज की तरह मान रहे हैं। तो हमें सरफेस टेंशन का क्या निकालना है, नया फॉर्मूला निकालना है जो एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। पहले तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला देखा, फिर उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि उसमें एनर्जी वेलोसिटी और टाइम ही एडजस्ट आ जाए खाली बस। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, if energy E, velocity V and force F be taken as fundamental quantities, बताओ कौन सा ऑप्शन आया, सेकंड चेक कर लेते हैं।
ठीक है, सेकंड ही आएगा। हो गया सभी से? हो गया? हुआ नहीं? देखो एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, फोर्स एफ को फंडामेंटल लेना है, तो डायमेंशन ऑफ मास पूछा है। एनर्जी ई का तो क्या हो गया, ml2t-2। वेलोसिटी v का क्या होता है, lt-1। और फोर्स F का क्या होता है, mlt-2। अब देखो हमें देखना है कि भाई मास को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहां से आए तो मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं, मास हो जाएगा E, और ये उधर जाएंगे तो L का तो हो जाएगा -2 और T का हो जाएगा +2, हो जाएगा। या फिर इसको नीचे डिवाइड ही करके रखें एक बार, E अपॉन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, LT-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो हो गया बस, मास की क्या हो जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाई ये किसकी है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा, एनर्जी V-2। ये डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सा आंसर हो गया, EV-2। कैसे आया समझ में? नेक्स्ट सवाल देखो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, ये ना वो पीडीएफ मिल जाएगा उस वीडियो में यूट्यूब में, तो वहां से नोट कर लेना, अभी रहने दे। अभी है ना सवाल सॉल्व कर सीधा, जो अपना लेक्चर रिकॉर्डेड है ना उसके नीचे लिंक होता है ना, उसमें मिल जाता है, तो वहां से सारा नोट कर लेना क्वेश्चंस कॉपी में। ये देखो, प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट g आर, ये फंडामेंटल कांस्टेंट की तरह लिए। विच ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसमें लेंथ का डायमेंशन होगा। देखो प्लांक कांस्टेंट h, ये थोड़ा बड़ा सवाल हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E बराबर h नहीं होता है, या फिर h इंटू फ्रिक्वेंसी f, है ना। तो h की यूनिट क्या है, देखो E का तो हो गया ml2t-2, फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा 1/t, करेंगे तो t इस तरफ आएगा, तो t का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है ml2t-1। अब दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट c, ये क्या हो गया, ये तो होता है lt-1। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट g के लिए फॉर्मूला कौन सा हो गया, कैपिटल G के लिए फॉर्मूला हो गया F बराबर G m1m2/r²। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt-2 इंटू L2/m2। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है m-1l3t। पहले तो देखो इनको अपन को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह मानना है, उसको मानते हुए डायमेंशन ऑफ लेंथ बतानी है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ के लिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ में क्या आना चाहिए अपना, कैपिटल G, H और C ही आना चाहिए। अब देखो जो अपना ऑप्शंस दे रखे हैं ना, थोड़ा ऑप्शन से अपन आइडिया लगा देते हैं। √hg/c⁻3/2, √hg ऐसे कुछ है ना, तो अपन ये चेक कर लेते हैं रूट में h इंटू जी का डायमेंशन आखिर है क्या, है ना। h और कैपिटल G को मल्टीप्लाई करें तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, L2 और L3 का क्या हो जाएगा, L5 t माइनस, देखो अगर लेंथ का डायमेंशन लाना है तो m गायब हो जाना चाहिए और टाइम भी गायब हो जाना चाहिए। इस तरह से क्वांटिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो उस हिसाब से देखो क्या होएगा, अब जैसे h और g को मल्टीप्लाई करें, देखो √hg, अगर देखें तो मास गायब हो रहा है ना। तो अपन पहले देखते हैं √hg से क्या आ रहा है, √h टाइम्स कैपिटल G से देखो क्या आ रहा है, m से m कैंसिल, L2 इंटू 3, तो L की पावर आ जाएगी 5 और T की पावर आ जाएगी -3। और इसका पावर अगर अगर हाफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L का पावर 5/2 और T का पावर -3/2। अब इसमें से अपन को लेंथ केवल रखना है और गायब क्या करना है, टाइम गायब करना है। तो मैं 5/2 में से कितना घटाऊंगी, खाली लेंथ रह जाए, 1 रह जाए, 3/2 घटाऊंगा तब ना। तो नीचे क्या आना चाहिए, लेंथ का पावर 3/2 आना चाहिए और टी का पावर क्या आना चाहिए
-3/2 होना चाहिए। इसका मतलब देखो, मैं ये LT का पावर -3/2 हो जाएगा। LT का पावर -3/2 तो क्या हो गया, तो C का पावर 3/2 हुआ। तो इसमें यानी कि C का पावर 3/2 का भी मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, LT -1 का पावर 3/2 हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, L का पावर 3/2, T का पावर -3/2। तो ये कैंसिल आउट होके फाइनली क्या बचेगा, क्या लेंथ का डायमेंशन नहीं बचेगा। यानी कि √HG/C का पावर 3/2 किसकी डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया बात। बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हिट एंड ट्रायल से अपन को ऐसा सवाल करना रहता है। ओके, नेक्स्ट, dimensions of critical velocity vc of a liquid following through a tube are expressed as neta की पावर x, rho की पावर y, r की पावर z. Neta, rho, r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. And values of x, y, z are given by, देखो values of x, y, z किससे दी जाएगी, ये सवाल है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी नीटा की पावर, रो की पावर और आर की पावर जेड के कैसे होगा। जैसे वीसी मान लो क्या है, प्रोपोर्शनल टू नीटा की पावर एक्स है, रो की पावर वाई है और आर की पावर जेड है। हमने इस तरह के सवाल किए थे कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता हो तो क्या करते हैं, पहला स्टेप में इसको इक्वल ले लो और नीटा की पावर एक्स हो गया, ये कोई कांस्टेंट डायमेंशनलेस आ गया, रो का पावर वाई हो गया और आर का पावर जेड हो गया। अब नीटा, रो और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। नीटा, नीटा का कैसे आएगा, एक फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू 6π ηRV, उससे निकाल सकते हो, है ना। तो नीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, MLT-2 अपॉन में आर का डिवाइड किया L, V का डिवाइड किया LT माइनस। तो नीटा का डायमेंशन क्या आया, ML-1 T-1। ये सरफेस टेंशन नीटा का डायमेंशन आ गया। अब रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ML-3 आ जाएगा। तो डेंसिटी का आ गया, नीटा का आ गया, और आर जो है वो है रेडियस, रेडियस का तो लेंथ वाली डायमेंशन हो गया। तो यहां से देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, और नीटा का डायमेंशन हो गया ML-1 T-1। इस पूरे की पावर है x, और रो, रो हो गया ML-3, इस पूरे की पावर हो गई y, फिर r यानी कि L की पावर हो गया z। अब देखो m का पावर क्या क्या आ जाएगा, m का पावर आ जाएगा x प्लस वाई, L का पावर क्या हो जाएगा, -x -3x प्लस z, और t का पावर क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा खाली। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर करें तो x प्लस वाई तो क्या होना चाहिए, 0। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई तो क्या आएगा, 0, और -x किसके बराबर होगा, -1 के। तो x कितना हो गया, 1, x 1 हो गया तो y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, +1 के। तो -x -3x प्लस z किसके बराबर होना चाहिए, +1 के। ठीक है, x की वैल्यू रख दी 1 तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, और माइनस में 3y है ना, ये y है, तो -3 इंटू -1 प्लस जेड बराबर 1, 1 1 2 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। z कितना आ जाएगा, तो x आ रहा है 1, y -1, z -1, तो क्या हो गया 1 -1 -1। कौन सा ऑप्शन सही, बी सही है क्या, बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, इस तरह से करते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल आपको ही करना है, जैसे मैंने वो प्लांक कांस्टेंट वाला सवाल बताया था ठीक वैसे ही है, तो ये आपको करना है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ इसको, सेल्फ। ठीक है, आया इस बात समझ में। A physical quantity of dimensions of length that can be formed out of C capital G and this is, है ना, ये एक बार ट्राई करके देखना। मतलब अगर मैं इनका यूज करूं, किसका, C कैपिटल G और E²/4πε0 का, तो इसमें से किसकी यूनिट जो है वो लेंथ के बराबर आएगी, है ना।
तो इसको चेक करके सॉल्व करना। समझ में आया सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। ये भी सवाल खुद करना है, अभी जो मेथड बताया उसी पे बेस्ड है, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कर लोगे? नेक्स्ट सवाल, फोर्स एफ एरिया ए डेंसिटी कैपिटल डी आर एज ए फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो यंग की डायमेंशंस क्या होगी, सेल्फ करोगे। ये भी इस तरह का ही प्रैक्टिस करना है, रिपीटेटिव सवाल, रिपीटेटिव पैटर्न का है, खुद को करना है, ठीक है? नहीं हो तो पूछना जरूर। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर टाइम गिवन बाय ये n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम और कैपिटल डी। चलो ये देखो कर लेते हैं। क्या है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये जो n है ये है माइनस में d और ये है n2 माइनस n1 अपॉन में z2 माइनस z1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है देखो। और n को क्या बोला है, देखो n को क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो बताओ इसका यूनिट क्या हुआ, नंबर डिवाइडेड बाय एरिया हुआ ना, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, या फिर एल की पावर 2 ले लूं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आने वाला है, एल की पावर -2 ले लेता हूँ, -2 हो जाएगा क्योंकि नीचे एरिया होएगा तो ऊपर आएगा, तो एल की पावर -2 रहेगा, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब ये कह रहा है कि n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इनकी यूनिट क्या है, एल का पावर -3 है बस। और z1 एंड z2 रेस्पेक्टिवली, n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट z1 z2, z1 और z2 क्या एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, तो इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, खाली लेंथ वाली डायमेंशन हो जाएगी। भाई z एक्सिस है, z एक्सिस पे z1 और z2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो z की डायमेंशन क्या हो गई, लेंथ वाली हो गई। और क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ d, तो डायमेंशन ऑफ d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l का -2 इंटू एल अपॉन एल का -3, तो कितना हो जाएगा, एल का 2 आ जाएगा। विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, अच्छा पर यूनिट टाइम भी बोला है, देखो एक और गड़बड़ कर दी। पर यूनिट टाइम में ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एल का पावर 2, ये क्या हो जाएगा, एल का -2 टी का -1 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो नीचे एरिया भी डिवाइडेड और नीचे टाइम भी डिवाइडेड है। समझ में आया बात? तो एल -2 यहाँ पे एक टी का -1 और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L2 टी -1, m का 0, l का 2, t का -1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है? आया समझ में? यहां पे देखो पढ़ना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, यानी कि जो n है वो कैसे बनाया है, नंबर डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम से। तो इसका यूनिट क्या हो गया, l का -2 t का -1, ठीक है? नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा अपॉन y, तो रेस्पेक्टिव यूनिट्स ऑफ y एंड गामा, ये सवाल कर लेते देखो। इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा अपॉन में अल्फा। देखो x अल्फा एंड बीटा की यूनिट्स है मीटर सेकंड इनवर्स एंड मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट्स ऑफ y एंड गामा क्या होगी, है ना, यूनिट्स ऑफ y एंड गामा क्या होगी। देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या आते हैं, लेंथ के रेशियो से आते हैं। किससे आते हैं, लेंथ के रेशियो से। जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे ये पूरा फंक्शन हो गया कॉस स्क्वायर वगैरह ये सब, ये पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये किससे आते हैं, दो लेंथ के डिवाइड से आते हैं ना। जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ का डिवाइड करें तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, यानी कि y की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो सबसे पहले y की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x की डायमेंशन क्या है अपनी मीटर,
तो y की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट पूछ रहा है खाली तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन से हैं, ए और सी है, तो थोड़ा आइडिया लग गया। अब आते हैं, हमें पता लगानी है गामा की डायमेंशन। तो गामा की डायमेंशन के लिए ये पूरी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखते हैं वो क्या किसकी रखते हैं, एंगल की, और एंगल अपने आप में क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये भी क्या होना चाहिए अपना, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो इसको डायमेंशनलेस करना है तो बीटा गामा अपॉन एल्फा डायमेंशनलेस कैसे होएगा, है ना। इसमें ये क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 होना चाहिए। अब बीटा की डायमेंशन रख देते हैं, बीटा की डायमेंशन क्या है, बीटा तो हो गया मीटर पर मीटर सेकंड इनवर्स, और गामा की निकालनी है, अल्फा की क्या है, अल्फा की है सेकंड इनवर्स, है या नहीं है, ठीक है। तो है, अच्छा -1 लगा, किसके लिए है ये, बीटा -1 इसके ऊपर भी लगा है ना, ठीक है, इसके ऊपर और -1 लिखने को बोला है, चलो -1 और कर देते हैं, है ना। तो हमारा गामा का डायमेंशन जो है, गामा का डायमेंशन, क्योंकि ये तो सारे 0 0 चल रहे हैं, तो ये m का -1 s का +1 आएगा, ये क्या आएगा, देखो ये आएगा, ये तो सारे 0 0 चलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m का -1 s का +1, गामा का निकालना है, नीचे है s का -1, तो गामा का डायमेंशन जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, m का तो +1 बनेगा, है ना, m का +1 बन जाएगा, और s का -2 बन जाएगा, तो मीटर इंटू सेकेंड का -2, कौन सा हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इस तरह के सवाल करने का तरीका, एक्सप्रेशन बड़ा अजीबोगरीब दे रखा है और उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी प्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर सी स्पीड ऑफ लाइट एंड टेंशन, कर लोगे, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू, सिमिलर सा सवाल है, मतलब पी जो रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर है, सी है रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, आई रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग ए यूनिट एरिया पर सेकेंड, आई क्या है, एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट पर एरिया, और पी की यूनिट कौन सी है, जो प्रेशर वाली यूनिट है, सी की स्पीड वाली यूनिट है ना। तो पी की पावर एक्स, आई की पावर वाई और सी की पावर जेड जो है, अगर डायमेंशन लेस बनाना है तो इसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ट्राई करना, सेल्फ के लिए देना, हो जाएगा आपसे, ट्राई करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सवाल कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो दे रखी है एक्स के साथ a + bt² + ct, वैसे किया था क्लास में ऐसा सवाल, a + bt² + ct, तो बताओ a b c की डायमेंशन क्या है ना। इस सवाल में मैंने क्या बताया था कि x जो है पोजीशन है, तो इसकी डायमेंशन तो क्या होगी, l, तो ये जितने हैं टर्म्स इनकी भी डायमेंशन क्या होगी, l, तो इसका मतलब a की डायमेंशन कौन सी है, l के बराबर है, और bt² की डायमेंशन किसके बराबर है, l के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, lt -2 आ जाएगी, और ct की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, l के बराबर, तो c की डायमेंशन क्या होना चाहिए, lt -1 आ जाएगी। किया था ना ऐसा सवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी v है अल्फा t + बीटा x - गामा xt, है ना, तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा, सवाल करोगे, सेल्फ कर लोगे, सेल्फ के लिए दे रहा हूं भाई, ये वेलोसिटी है तो ये सभी वेलोसिटी के टर्म्स में होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज करेक्ट, देखो ये लॉजिकल सवाल है थोड़ा, बताओ क्या क्या सही है इसका आंसर, आप बताओ। अगर ए और बी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है तो लॉजिकली कौन सा करेक्ट है, क्या उनको ऐड किया जा सकता है, टाइम को टाइम के साथ ही ऐड करते हैं, टाइम को वेलोसिटी के साथ, क्या डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट नहीं,
दोनों डिवाइड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे भी ऐड वाला हो गया तो ये भी गलत। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे सेल्फ। ठीक है, ए और बी की डायमेंशन है, ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये टाइम है। फोर्स, लेंथ, टाइम सेल्फ करना है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी? एयर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी। वहां पर ये सवाल अपन कर लेते हैं, हमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है तो डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी बताना है ना। फॉर्मूला क्या है? प्लस P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर। ये देखो वंडरवॉल गैस इक्वेशन होती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें हमें क्या करना है? पी, ए और बी की डायमेंशन पता लगानी है। भाई बी को वॉल्यूम में से घटा रहे हैं। वी क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम होता है, पी यहाँ पे प्रेशर होता है। ठीक है, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। तो V में से B घटा रहे हो तो B की डायमेंशन क्या हो जाएगी? क्या L क्यूब भी नहीं हो जाएगी? जो वॉल्यूम की डायमेंशन वही B की डायमेंशन हो जाएगी। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, तो क्या होगा कि जो प्रेशर का डायमेंशन है वो इस पूरे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? A अपॉन एल क्यूब करेंगे, एल क्यूब का स्क्वायर करेंगे, एल की पावर 6 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? जो प्रेशर का डायमेंशन है वो, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m। ये हो गया 4, तो l का पावर 5 और t का पावर -2। आया समझ में? ए का और बी का डायमेंशन आ गया। वंडरवॉल गैस इक्वेशन के कांस्टेंट्स कहलाते हैं ए एंड डी। ठीक है, और सी का डायमेंशन भी देखना हो तो क्या आ जाएगा? सी का डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। तो सी का डायमेंशन कैसे आएगा? प्रेशर, प्रेशर तो हो गया m/L/T - 2 अपॉन L2, और वॉल्यूम हो गया L3। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mL/L2T - 2 पे आ जाएगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन कौन सा आता है? एनर्जी का जो डायमेंशन होता है उसी के बराबर आता है। आया? ठीक है, नेक्स्ट। वेलोसिटी v है अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा टी, देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा आर। देखो जो एक्सपोनेंट होता है ना वो भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। और ये क्या है? वेलोसिटी है, तो अल्फा बीटा की डायमेंशन बताओ, बताओ क्या होएगा? सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो खुद। एक्सपोनेंट ई जो होता है डायमेंशन लेस होता है। अब इसके ऊपर कोई टर्म है तो वो भी क्या होगी? पूरी ओवरऑल टर्म जो होगी ना ये वाली, ये क्या होगी? ये भी खुद डायमेंशन लेस होगी। तो इसको ध्यान में रखते सॉल्व करना है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो v है v इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा टी। तो ये खुद अपने आप में डायमेंशन लेस होता है, और इसके ऊपर जो ये पावर होगी ये भी क्या होगी? डायमेंशन लेस होती है। तो माइनस में अल्फा टी डायमेंशन लेस करना है, तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी की जस्ट उल्टी होनी चाहिए, तभी तो अल्फा डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी का पावर -1 हो जाएगा। अब बीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे v की डायमेंशन तो क्या चल रही है? LT-1, यानी कि इस पूरे की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? तो अल्फा की डायमेंशन होगी T-1, बीटा हो गया ये, और इस पूरे की डायमेंशन क्या चलनी चाहिए? LT-1। T माइनस से T-1 कैंसिल हो गया, तो बीटा की डायमेंशन किसके बराबर होगी? L-1 के। आई बात समझ में? तो ऐसे करते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट आगे बढ़े। वेलोसिटी भी कर लोगे।
ये पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस, तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, टी इनवर्स क्या जाएगी, ये भी कर लोगे सेल्फ। वेलोसिटी भी सेल्फ करना है, ठीक है, प्रैक्टिस। डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रेशन dx रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे x का dx के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1, मतलब x की पावर एक डायमेंशन बढ़ जाती है ना। जब भी किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर उसमें एड ऑन हो जाएगी। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करें या तो पूरे का क्या करें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहां पे अपन देखते हैं कि भाई इसका डायमेंशन क्या है। देखो डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, x³/3, और डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2x। किसके रिलेटिव में अगर dy/dx करते हो तब तो 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करते हो x² dx का तो एक बढ़ जाएगी, है ना। या फिर आप ऐसे मान लो कि जो dx है, dx का भी क्या होगा अपना एक यूनिट होगा, dx का अपना लेंथ का एक यूनिट होगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो, dx का डिवाइड कर रहे हो तो एक डायमेंशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और इसमें क्या कर रहे हो, dx का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डायमेंशन बढ़ रहा है। dx का भी डायमेंशन क्या है, वही डायमेंशन है जो लेंथ का डायमेंशन, अपन ऐसा ले सकते हैं। समझ में आई बात। तो मान लो x जो है एक पोजीशन या लेंथ का डायमेंशन है, तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे देखो। अब देखो ये x² है, तो इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होगी, क्या x² वाली नहीं होगी, तो इस रूट ऑफ x² की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x की डायमेंशन ही हो गई। ऊपर dx की डायमेंशन, नीचे x की डायमेंशन है, तो dx की डायमेंशन भी लेंथ वाली, x की डायमेंशन क्या है लेंथ वाली, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी। समझ में आया बात। देखो हमें a का डायमेंशन नहीं दे रखा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इसका डायमेंशन x² वाला है तो 2x पूरे का ही क्या होगा x² का, तो इस पूरे का क्या होगा x² का डायमेंशन, फिर उसका रूट करोगे तो x का डायमेंशन dx और x का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। चलो इसका बता दो, y फोर्स है, x वेलोसिटी है ना, ये थोड़ा टिपिकल सवाल हो गया। हमें y फोर्स है और x वेलोसिटी है, तो dy/dx का क्या होगा, है ना। तो dy भी क्या होगा, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, फोर्स ही होगी, और dx की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी वाली होगी, तो LT-1, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ml तो गया 0, T-1 हो जाएगा ना। हमें dy/dx का पूछ रहा है, तो dy भी क्या हुआ, वो भी फोर्स हुआ भाई, y फोर्स है तो छोटा सा dy भी क्या हुआ फोर्स, और x वेलोसिटी छोटा सा dx भी क्या हुआ वेलोसिटी, ठीक है। On the basis of dimensions, decides which relation for displacement y of a particle is not correct। तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं होगा, ये सॉल्व करना है, बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है y का डायमेंशन है मीटर में, a का डायमेंशन है, अच्छा y एल a और x और लैम्डा ये सारे तो है मीटर में, t एंड कैपिटल T आर इन सेकेंड्स, v इज वेलोसिटी। बताओ विच इज नॉट करेक्ट। देखो इस पूरे का डायमेंशन तो कुछ नहीं होएगा, तो y का और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए, सेम है बिल्कुल है। ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो t और कैपिटल T का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये तो क्या है सही। अब इसमें आते हैं, तो ये ठीक है, ये ठीक है, और ये भी क्या है ठीक, तो ये भी क्या हो गया ठीक हो गया। इसमें आते हैं, तो v इंटू टी, देखो ये ठीक है, v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम क्या होता है लेंथ ही होता है, और लैम्डा और लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि ये भी क्या है सही है। अब यहां पे लेंथ है, यहां पे टाइम है, पर ये क्या होना चाहिए लेंथ का होना चाहिए, है ना। तो ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, और ये देखो लैम्डा इंटू टी, लैम्डा का क्या है लेंथ का, और टाइम का क्या है टी का है, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी गड़बड़ है और यहाँ पे भी गड़बड़ है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए उसको ही
हम टिक मार देंगे। समझ आई बात? क्लियर? नेक्स्ट सवाल। द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, प्लांक कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल। खुद करोगे, सेल्फ से करना है। पहले वाले एक सवाल इसी तरह का मैंने बताया है आपको। ऑप्शंस दे के आइडिया लगाना है कि क्या एडजस्टमेंट बढ़ाए कि सेट हो जाए, है ना। तो टाइम की डायमेंशन नए यूनिट सिस्टम में क्या होगी। फिर है सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लांक कांस्टेंट एच वर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी। ट्राई करोगे? ये भी ट्राई खुद को ही करना है। मैंने एक दो सवाल इससे ही पैटर्न के बता दिए हैं। विच ऑफ these is a physical quantity? Acceleration, light, dislike, hatred. Find dimension of d2 y upon dx square where y is force and x is momentum. तो देखो, पहले dy अपॉन dx किया है ना, तो डिफरेंस किस में ले रहे हो आप? छोटा सा फोर्स का डिफरेंस ही हुआ, डी ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ मोमेंटम ही हुआ है। ठीक है, अब फिर एक बार और डिफरेंस ले लो। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? एक बार और इसको क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना। तो फोर्स की डायमेंशन है मोमेंटम, एक बार और डिवाइड कर दोगे। देखो ये जो है ना, पहला डिफरेंशिएशन में देखो फर्स्ट डिफरेंस आया है, लेकिन जो दूसरा डिफरेंस है ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। समझना इसको कैसे। दूसरे डिफरेंस में क्या होता है, देखो सिंबल में देखना, ये क्या है, d2 तो होगा फोर्स का, और मोमेंटम में क्या है, d ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर है। ऐसा कुछ है। जैसे y बराबर एक्स क्यूब है, तो पहले में आप क्या कर रहे हो, dy अपॉन dx कर रहे हो, तो एक तरह से 3x स्क्वायर हुआ, है ना। हुआ नहीं हुआ? अब एक बार और d2y अपॉन dx स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, 6x हुआ है। यानी कि इस पूरे में फिर क्या किया आपने, dx का डिवाइड किया। ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, ऊपर वाला जैसा आया उसको वैसे ही रखा, फिर एक बार उसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो फर्स्ट डायमेंशन जो आई उसमें आप क्या करोगे, एक बार और क्या करोगे, मोमेंटम का डिवाइड कर दोगे। जो भी इसकी डायमेंशन आएगी उसमें एक बार और किसका डिवाइड कर दोगे, मोमेंटम का। या फिर आप इसको देखो ऐसे ले सकते हो, d2f, यानी कि फोर्स में तो दो बार डिफरेंस करना है, लेकिन नीचे मोमेंटम, डी मोमेंटम और डी मोमेंटम दो बार मोमेंटम का मल्टीप्लाई करना है। समझे बात को? तो यहां पर देखो डी ऑफ फोर्स, ये तो क्या चलेगा, mlt-2, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक्स क्यूब से एक्स आया है तो दो बार एक्स का डिवाइड हुआ है, यानी कि दो बार नीचे वाली क्वांटिटी का डिवाइड हुआ है। तो फोर्स को तो ऊपर एक बार ही लेना है, लेकिन मोमेंटम को नीचे दो बार लेना है, अगर डिफरेंशिएशन दो बार कर रहे हो तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि mlt-1 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, m-1 l-1 t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो, टी का जीरो हो जाएगा, तो m-1 l-1, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया, खाली फोर्स अपॉन वेलोसिटी मोमेंटम ही हो जाएगा, लेकिन सेकंड डिफरेंशिएशन में फोर्स ऊपर वैसे रहेगा, मोमेंटम को एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। बात इस समझ में? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मोमेंटम ऑब्जेक्ट पी ये दे रखा है, कर लोगे अपने आप, सेल्फ करना है ये। पोजीशन वाई ये दे रखा है, डायमेंशन ऑफ के ओमेगा टी, के की डायमेंशन लेंथ की इनवर्स हो जाएगी, ओमेगा की टाइम की इनवर्स हो जाएगी, और वाई और ए की सेम रहेगी, यानी कि लेंथ वाली डायमेंशन आ जाएगी।
यूनिट ऑफ लेंथ इज 4 मीटर, मास 4 kg, टाइम 2 सेकेंड लिया। चलो एक सवाल ये कर लेते हैं कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल एनर्जी इन दिस नए यूनिट सिस्टम में, 1 जूल एनर्जी की नए यूनिट सिस्टम में वैल्यू क्या होगी। अभी लेंथ 4 मीटर को यूनिट की तरह लिया है, 4 किलो मास को लिया और टाइम को 2 सेकेंड लिया है ना। देखो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। जब फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल आता है। 1 न्यूटन क्या हो जाता है 1 केजी इंटू 1 मीटर पर 1 सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, इंटू 1 मीटर होता है। ये क्या होगा, 1 जूल होगा ना। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आया, यानी कि अपना 1 जूल किसके बराबर है, 1 केजी, 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 सेकेंड स्क्वायर के बराबर है 1 जूल, है ना। लेकिन नए यूनिट सिस्टम में मास 1 केजी की बजाय, देखो 1 जूल इज इक्वल टू मास 1 केजी की बजाय क्या लेना है, 4 केजी। तो इसको 4 केजी कर दिया और नीचे 4 का डिवाइड कर दिया। 1 मीटर की जगह क्या लेना है, 4 मीटर लेना है ना। 4 मीटर को यूनिट मानोगे ना, तो 4 मीटर के होल स्क्वायर को क्या मानोगे, यूनिट। तो बताओ किसका डिवाइड करूं, 16 का डिवाइड कर दूं, ताकि वैल्यू क्या रहे, वही सेम ही रहे। फिर 2 सेकेंड को क्या मानना है, यूनिट मानना है। तो यहां पे 2 सेकेंड ले लेता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं, ऊपर क्या ले लेता हूं, 2 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो नए यूनिट सिस्टम में जो 1 जूल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी देखो 4 16 64 और ऊपर 4 है, तो नीचे क्या रहेगा 1/16 ही रह जाएगा। और यूनिट में 4 केजी, 4 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अब क्या है, नए यूनिट सिस्टम के वैल्यूज हैं। तो उस केस में 1 जूल किसके बराबर गया, 1/16 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया वैल्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमें करने होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये तो हो गया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ कर लोगे। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर हार इंटू मीटर पर सेकंड। देखो कोई भी किलोमीटर पर हार में वैल्यू दे रखी हो, जैसे 1 किलोमीटर पर हार है, तो 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हो 1000 मीटर, और हावर्स को क्या लिख सकते हो 60 मिनट। 60 मिनट को 60 सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 का फिर और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 60 इंटू 60। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1000 अपॉन 60 इंटू 60 तो 3600 आ जाएगा, यानी कि आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि 1 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर होता है, 5/18 के मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। जब भी कभी आपको किलोमीटर पर हावर में कोई वैल्यू दे रखी है, यानी कि देखो कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, तो इसको क्या लिखोगे 54 इंटू 1 किलोमीटर पर हावर लिखोगे। उस 1 किलोमीटर पर हावर की वैल्यू को क्या लिख दोगे 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दोगे, तो ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आई बात। तो जब भी कोई किलोमीटर पर हावर में वैल्यू दे रखी हो, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये तो है, ये भी है और ये भी है, डायमेंशनली करेक्ट है, पर फॉर्मूला करेक्ट ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि mv² की आएगी डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की। फिर चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर फिजिकली करेक्ट और नॉट, ये फिजिकली करेक्ट है, ये नहीं है, क्योंकि फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, वरना नहीं होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी डिराइव डायमेंशनली, डायमेंशन एनालिसिस से किसको डिराइव किया जा सकता है, हाँ ये तो नहीं हो सकती डायमेंशन एनालिसिस से। इसमें हमारा 2 क्या होगा, आ नहीं पाएगा, बाकी तो आ जाएंगे लेकिन 2 आ नहीं पाएगा, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली आ जाएगी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट, कैन यू मेजर कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर किया जा सकता है वही क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। द एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू 1 मिनट ऑफ आर्क। देखो क्या होता है, जब हम 1 डिग्री, जैसे
डिग्री के क्या होते हैं, 3 यूनिट सिस्टम चलते हैं, जैसे 1 डिग्री, फिर क्या आता है मिनट, और फिर आता है सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होता है कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। जो घंटे वाली सुई होती है, जैसे हमारा जो मिनट वाली सुई जब सेकंड वाली सुई पूरा 1 चक्कर निकालती है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है। ठीक है, और 1 मिनट वाली सुई जब पूरे 60 मिनट कंप्लीट करती है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ती है। तो यहां पर 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो है, देखो मिनट की यूनिट क्या होती है, डैश। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 डैश होता है मिनट और डबल डैश होता है सेकंड। समझ में आया बात? 60, ये 1 डिग्री हो गया 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। मतलब डिग्री की सब यूनिट क्या है, मिनट। मिनट की सब यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, एंगल को मेजर करने में। अब 1 मिनट जो है कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 1 मिनट पहले तो डिग्री के कितने इक्वल है, 1/60 डिग्री के इक्वल है। अब 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180, क्योंकि 180 डिग्री पाई के, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 के। अब देखो कौन सा आंसर सही आएगा। पाई की वैल्यू रख दी अपन ने, ये रेडियन में वैल्यू आ गई 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 18 इंटू 100, तो 18 3 90, ये 3.14, ये हो गया 108 इंटू 10⁻⁻²। इसके 2 जीरो और दे देते हैं, तो लगभग 3.14 से थोड़ा सा कम, यानी थोड़ा सा कम कितना हो गया, 2.91 वाला। ये 2 जीरो पर जाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁻²। देखो इसके 2 जीरो ऊपर दे देंगे तो -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.08, यानी कि 3.14 में 1.08 का डिवाइड करो, 3.14 से थोड़ा सा ही कम लेना है, और ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻⁻4। तो कौन सा आंसर हो गया, ए। समझ में आया बात, डिग्री रेडियन सेकंड मिनट ये सब रिलेशन। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। कल और है आधा और क्वेश्चन बैंक रहेगा, उसको करने के बाद में कल अपना यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन में पूरे करेंगे।